हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई। इसके पहले मैंने पेपर फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर किया। यदि उस चैप्टर को आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर, पेपर फर्स्ट के सेकेंड चैप्टर फिजिकल डेवलपमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बात और, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे क्या सर इसे सभी यूनिवर्सिटी वाले पढ़ सकते हैं या फिर सिर्फ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वाले ही। तो मेरे भाई इसे सभी यूनिवर्सिटी वाले पढ़ सकते हैं। देखो, आपका सिलेबस का जो पैटर्न ना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट वो सेम ही रहती है। तो इसे सभी यूनिवर्सिटी वाले पढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ, चलो एक एक पॉइंट को समझते हैं। बस आप लोग पेशेंस के साथ सुनो और समझो। चलो, चैप्टर का नाम है शारीरिक विकास। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस शब्द को। देखो मेरे भाई, शारीरिक विकास शब्द का अर्थ क्या है? शारीरिक विकास यानी शरीर का विकास। पूरे चैप्टर में हम लोग यही कवर करेंगे कि एक बालक के शरीर में कैसे विकास होता है, ठीक है, और उसके शारीरिक विकास में बाहरी तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है आदि आदि इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलो समझते हैं सबसे पहले इस पॉइंट को। देखो, मानव शरीर का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। हम सबको पता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर किया था। उसके बाद गर्भावस्था के विकास को जन्म से पूर्व का विकास भी कहा जाता है। तो यदि आप लोग को ये पूछा जाए मेरे भाई कि देखो पूर्व शारीरिक विकास की अवस्था कब होती है, तो हम सिंपल से भैया लैंग्वेज में उत्तर दे सकते हैं, गर्भावस्था। पूर्व शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था। माना तो यह भी जाता है कि मानव के विकास की आधारशिला गर्भावस्था में ही रख दी जाती है, जो कि सच भी है। थोड़ा लॉजिकली सोचो। अच्छा बताओ कि उसका विकास प्रारंभ कब हो जाता है? जब वो गर्भ धारण करता है, तो यानी गर्भावस्था में क्या कह सकते हैं, विकास की आधारशिला है वो। उसके बाद हम ये समझते देखो, बालक के शैक्षिक विकास में शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। इस पॉइंट को समझ लो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, बालक के शैक्षिक विकास में या फिर वो शिक्षा में अच्छा कर सकता है, इसको हम लोग कैसे करेंगे मेजर? तो मेरे भाई, यदि उसका शारीरिक विकास अच्छा है, उसका फिटनेस सही है, मानसिक स्तर सही है, यानी उसका शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, तो समझो बालक पढ़ने में भी ठीक रहेगा, ठीक है। कोई बालक सुस्त है, लेजी है, या फिर किसी रोग किसी पीड़ा से पीड़ित है मेरे भाई, तो उसका शैक्षिक विकास होने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगी, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगी एक स्वस्थ बालक की अपेक्षा, ठीक है। चलो, दो मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, इनको पहले समझो। कुंटू तथा टूट ने स्पष्ट किया कि शारीरिक वृद्धि अभिवृद्धि से अभिप्राय है। अभिवृद्धि को यहाँ पे विकास भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। शारीरिक अभिवृद्धि से अभिप्राय है, आशय है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य क्षमता। यही पॉइंट मैं बताया था आपको कि शारीरिक विकास का अर्थ क्या है, शरीर का विकास। तो मेरे भाई, उन्होंने कहा, किसने, टूट और कुंटू ने कहा कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास, यानी कि हम लोग शारीरिक विकास में यही समझते हैं कि शरीर के विभिन्न अंग कैसे विकास करते हैं, नॉट बायोलॉजिकल। ये भैया सिर्फ मनोवैज्ञानिक तौर पे इसे हम लोग समझेंगे। उसके बाद उसकी कार्य क्षमता। यदि आप बताओ शरीर के विभिन्न अंग का विकास होगा तो उसकी कार्य क्षमता तो बढ़ेगी। ऑफकोर्स यार, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, इसको पढ़ो पहले। जन्म के क्षण या फिर जन्म के समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति में निरंतर बदलता रहता है, व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है, ये बात सही है भाई। यह बाल्यावस्था से किशोरावस्था कभी भी स्थिर नहीं रहता। आपका जो विकास है ना, वो आपके बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था के बीच कभी स्थिर नहीं रहता। समझ लो ना, उसमें एक उतार चढ़ाव की उम्र होती है, ये जो मैं आगे समझाऊंगा अभी। फिर भी प्रौढ़ावस्था को ग्रहण करता है, और फिर भी वो जो उसका परिवर्तन है ना, उसका अंत नहीं होता, बल्कि वह धीमी गति से होता रहता है। देखो मेरे भाई, जो आपका विकास है ना, मैं इसीलिए बोल बोल रहा था कि वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती मेरे भाई, ये विकास तब तक चलता रहता है। कुछ न कुछ अनुभव वो सीखता रहता है, ठीक है। हाँ, वृद्धि तो आपके प्रौढ़ावस्था में जाके रुक जाती है, वो भी रुकती नहीं है, कुछ मायने में होती रहती है, लेकिन हम लोग एक मोटी मोटा तौर पे मान लेते हैं कि वृद्धि प्रौढ़ावस्था में जाके रुक जाती है, लेकिन जो विकास है ना, वो निरंतर चलता ही रहता है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लो कहीं, ठीक है। देखो, जो भी हो, जीवन के शुरू वर्षों में शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, यानी शैशवावस्था में जो आपका शारीरिक परिवर्तन है बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन जो है पहले पे आश्रित होते हैं, पहले के परिवर्तन पे आश्रित होते हैं। इस पॉइंट को समझो। देखो, कोई बालक शैशवावस्था से है, बाल्यावस्था में जा रहा है, तो उसका जो शैशवावस्था में विकास है ना, उसका टोटल प्रभाव उसके बाल्यावस्था में पड़ेगा। इस पॉइंट को आप लोग समझ लो, ठीक है। उसके बाद चलो,
अगले पॉइंट को समझते हैं मेरे भाई। अगला पॉइंट है शारीरिक विकास के नियम। हम लोग ये समझ लिए कि भैया शारीरिक विकास होता क्या है। तो आप लोग सबको पता है कि शारीरिक विकास वो होता है जिसमें विभिन्न अंगों का हम लोग अध्ययन करते हैं कि कैसे विकास होता है, उसके बाद क्या क्या चेंजेज आते हैं। इस ये लोग हम लोग समझे शारीरिक विकास में। अब समझते हैं शारीरिक विकास के कुछ इंपॉर्टेंट नियम। तो देखो मेरे भाई, शारीरिक विकास जो है ना, उसके नियम के अनुसार सबसे फर्स्ट पॉइंट है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। इसको मैंने पेपर फर्स्ट में भी कवर किया था और सिर्फ इतना ही बताया था कि जो भैया सिर से स्टार्ट होकर पैरों तक जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डीप में समझ लो क्या है। इसीलिए मैं कह रहा था कि फर्स्ट चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे पॉइंट को मैं डिस्कस किया हूँ। यदि वो लेक्चर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे जाके देखो। मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत क्या है? यह नियम शारीरिक विकास की दिशा को निर्देशित करता है। शारीरिक विकास की दिशा को निर्देशित करता है, इसका कहने का अर्थ क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मैं कहता हूँ एक लड़की जा रही है कहीं। मैं कह रहा हूँ एक लड़की कहीं जा रही है, आप तुरंत पूछोगे सर कहाँ जा रही है। कोई बच्ची पूछेगी सर कहाँ जा रही है वो लड़की, तो मैं कहूँगा वो पूरब दिशा में ट्यूशन पढ़ने जा रही है या फिर पूरब दिशा में जा रही है। तो मैं एक दिशा को निर्देशित कर रहा हूँ। उसी तरीके से जो मस्तका दोमुखी का सिद्धांत है मेरे भाई, वो एक दिशा बताता है। वो दिशा क्या है कि सबसे पहले आपका सिर, उसके बाद क्रमशः नीचे आते हुए अंगों का जो है विकास होता है। इस नियम के अनुसार सबसे पहले सिर, फिर धड़, फिर हाथ पैरों का विकास होता है। ये है मस्तका दोमुखी का सिद्धांत। ठीक है, शारीरिक विकास में इसको आप लोग दिमाग में बैठा लो। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विकास चक्र का नियम। ठीक है, विकास चक्र का नियम क्या है? देखो, मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि संपूर्ण मानव का विकास निम्नलिखित 4 चक्रों में कंप्लीट हो जाता है। प्रथम चक्र जो है जन्म से 2 वर्ष, इसे हम लोग शैशवावस्था भी कह सकते हैं मोटी मोटा तौर पर। उसके बाद द्वितीय चक्र जो है 2 से 11 वर्ष, इसे बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। उसके बाद तृतीय चक्र जो है वही 11 से 15 वर्ष, इसे जो क्या है कि देखो उत्तर बाल्यावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था भी कह सकते हो, बात एक ही है। उसके बाद चतुर्थ वर्ष है 15 से जो है 18 वर्ष मेरे भाई, इसे जो है पूर्व किशोरावस्था भी कह सकते हो या फिर पूर्वोत्तर किशोरावस्था भी कह सकते हो। देखो इस पॉइंट को समझो। पूर्व चक्र में शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, यानी कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसे मैंने हाईलाइट किया, दिमाग में बैठा लो। प्रथम चक्र में शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है और उसके बाद द्वितीय चक्र में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। किसके? प्रथम चक्र के। यानी कि द्वितीय चक्र में विकास की गति जो है प्रथम चक्र के अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लो। यानी कि जो शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से हो रहा था, बाल्यावस्था में इसकी अपेक्षा थोड़ा सा लो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि विकास नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तृतीय चक्र यानी समझ लो किशोरावस्था आपका आ गया। तो किशोरावस्था यानी तृतीय चक्र में विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है। शैशवावस्था में तीव्र, बाल्या में थोड़ा सा मीडियम, उसके बाद किशोरावस्था में पुनः तीव्र। तो देखो शैशवावस्था को क्या कह सकते हैं? प्रथम चक्र, ये द्वितीय चक्र और ये तृतीय चक्र। ठीक है मेरे भाई। देखो ये हुआ, तो पुनः तीव्र हो जाती है। उसके बाद इससे स्पष्ट होता है कि शारीरिक विकास की गति एक समान नहीं होती। तो आपको देखो क्या है, यूपी टेट और सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है शारीरिक विकास की गति कैसी होती है, तो हम कह सकते हैं एक समान नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद विकास की गति पृथक आयु अंतराल में भिन्न भिन्न होती है। ये हम सबको ऊपर से पढ़ें, इसको क्लियर हो गया। ठीक है मेरे भाई। देखो प्यारे से मनोवैज्ञानिक है हार्लाक साहब, और ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो आपको हर जगह मिलेंगे। इन्होंने एक अपना विचार प्रस्तुत किया, कहें विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। विकास नियमित नहीं होता कि आपकी अगर वृद्धि हो रही है, मान लो आप डेली के डेली जो बढ़ रहे हो, इसका मतलब नहीं कि जो शैशवावस्था में आपकी वृद्धि हो रही है वो बाल्यावस्था में भी हो जाए। तब तो मेरे भाई आप 50 फुट के हो जाओगे। ठीक है। तो आपका जो है उसका नियमित नहीं होता, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज। देखो एक प्यारे से मनोवैज्ञानिक हुए थॉमसन जी, इनका क्या विचार है? मानव शरीर, अच्छा ये जो मनोवैज्ञानिक है ना, इसे आप ऐसे डायरेक्ट अपने जो है क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हो, इसका आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। देखो मानव शरीर का समग्र रूप के में विकास नहीं करता। मानव शरीर एक समग्र रूप में विकास नहीं करता, न ही सभी दिशाओं में एक साथ विकास होता है। इस पॉइंट को मैंने ऊपर समझाया, अगर आप थोड़ा सा मन से समझे होंगे तो क्लियर हो जाएगा अभी तुरंत। देखो मानव शरीर एक समग्र रूप में विकास नहीं करता। कभी देखो उसका विकास जो तेज गति से होता है, कभी धीरे गति से होता है, नहीं सभी दिशाओं में एक साथ विकास होता है। ये बताओ कि शैशवावस्था का बालक जो है वो बोल पाता है ढंग से? नहीं बोल पाता, लेकिन
बाल्यावस्था में जाते-जाते ढंग से बोल पाता। अगर एक समान गति से उसका विकास होता मेरे भाई, तो वो शैशवावस्था में ही बोलना प्रारंभ कर देता, या फिर जो आपके बाल्यावस्था में तब जो जैसे शैशवावस्था में बोलता वैसे बाल्यावस्था में भी बोलता। लेकिन उसके विकास चेंज हो रहा है, इनके कहने का ये भी अर्थ है। इस पॉइंट को आप लोग समझ जाओ। देखो चीज़ें नई हैं, बाल्यावस्था एंड वेरी इंटरेस्टेड ये चैप्टर है। समझ लो आपकी जो है ना, आपके बचपना से आपको जोड़ देगा। बस इसको प्यार से समझो यार, ठीक है, चीज़ों को। उसके बाद शारीरिक विकास की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। तो शारीरिक विकास की जो विशेषताएं, देखो बालक की शारीरिक विशेषताएं मुख्यतः दो प्रकार की हैं। दो प्रकार से शारीरिक विकास को हम लोग डिफाइन करते हैं। नंबर एक है शारीरिक रचना। अच्छा, शारीरिक रचना का विकास क्या है? इसमें हम कह सकते हैं ना, जो हमारी बाहरी दिखावटी रूप है, चेहरा है, जो हम चमकाते रहते हैं, वो क्या है? वो है भैया शरीर की रचना जो हो रही। उसके बाद दूसरा क्या है? शारीरिक क्रिया का विकास। देखो अभी इसको शारीरिक क्रिया को मैं समझाता हूँ, पहले ये समझो यार। देखो शारीरिक रचना का विकास क्या है? इसके अंतर्गत शरीर का आकार क्या है? बाहरी दिखावट ही तो है। उसके बाद भार, ऊंचाई, शारीरिक अंगों के साथ अनुपात, हड्डियां, दांत आदि का विकास सम्मिलित है। ये समझ लो आपकी रचना करते हैं शरीर के बाहरी दिखावट के लिए, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये शारीरिक क्रिया का विकास। ये बताओ कि यदि आपका ऊंचाई नहीं है, आपका भार नहीं है, तो अब भी आप जिंदा रह लोगे। लेकिन आपका यदि हर्ट नहीं है, तो आप जिंदा रह पाओगे नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? शारीरिक क्रिया का विकास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप हृदय के बिना तो जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन जो है कि आपका भार और ऊंचाई के बिना जिंदा रह सकते हो। तो ये इसमें बेसिक सा डिफरेंट है, शारीरिक रचना का विकास और शारीरिक क्रिया का विकास। शारीरिक क्रिया के बिना हम लोग नहीं रह सकते, और शारीरिक रचना के बिना हम लोग रह सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होगी, पर रह सकते हैं। ये इसका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट है। अच्छा, हृदय, तो ये तो बच्चे पहले ही, आजकल के बच्चे दूसरों को दे दे रहे हैं, लेकिन ये सब एक जुमला है, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग बीएड करो, ढंग से पढ़ो यार, हृदय उदय के चक्कर में मत पढ़ो हृदय। अच्छा, देखो शारीरिक क्रिया का विकास क्या है? इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हार्ट, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके मसल्स, आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि आती हैं। आपके शारीरिक क्रिया, जो आपकी शारीरिक क्रिया में जो भाग लेते हैं, सुचारू रूप से जो आपको भैया जीवन प्रदान करते हैं, वो शारीरिक क्रिया में आएंगे, ठीक है। विकास के दो मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। इनको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। उसके बाद देखो देखो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। बस आपका जो बेसिक तो ये क्लियर करता है। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे क्या कि ये बताओ कि आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये पूछ लेगा भैया एग्जाम में। या फिर ये भी पूछ लेगा कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। इस पॉइंट को यहाँ पे समझो। चलो, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, उसके बाद पढ़ेंगे बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर जो है कि आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और चैप्टर एंड। थोड़ा सा और समझो, बस आपका चैप्टर समाप्त तो होने वाला ही है। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या है मेरे भाई? सुनो, आपको पता है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती शैशवावस्था, लेकिन एक प्यारे से मनोवैज्ञानिक हुए हार्लॉक साहब, उन्होंने क्या कहा था कि भैया जन्म से 2 वर्ष ही हम मानते शैशवावस्था। उसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया, जन्म से 14 दिन, उसके बाद 14 दिन से 2 वर्ष। तो इसको यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे हम लोग, यही लेके चलेंगे कि ये जो भारत में प्रचलित है शैशवावस्था का, जन्म से लेकर 6 वर्ष, और इसको दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम जो है वो है जन्म से 3 वर्ष। अधिकतर मनोवैज्ञानिक इसे ही शैशवावस्था मानते, इसे नहीं मानते, लेकिन फिर भी जो आपके सिलेबस में उसे हमको पढ़ना है। द्वितीय जो भाग है वो 3 से 6 वर्ष है। इस पॉइंट को समझो। प्रथम भाग से लेकर 3 वर्ष तक जो है वो वास्तव इसी काल में शिशु कहा जाता है, ठीक है। जो आपका 3 वर्ष है ना, वास्तविक रूप से यही शैशवा काल है। इन्फेंट, अच्छा शैशवावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंसी। तो इन्फेंट शब्द का अर्थ बोलने वाला होता है, नहीं बोलने वाला होता है, सॉरी मेरे भाई। इन्फेंट शब्द का अर्थ होता है नहीं बोलने वाला। कि अच्छा बताओ शैशवावस्था में बच्चा बोल पाता है? नहीं बोल पाता, बस इतना बोलता है। आप 10 बार बोलोगे, बोलो बेटा दादा, तो बोलेगा सिर्फ दा दा। उसके बाद जब उत्तर शैशवावस्था आती है ना, उसमें उसको रिपीट करने लगता है, जैसे दा दा, एक शब्द को 2 बार बोलने लगता है। तो इसकी विशेषताएं भी, इसको आप लोग इसमें क्वांट कर सकते हो। देखो, इन्फेंट शब्द का अर्थ होता है नहीं बोलने वाला, या कोई नवजात बालक लगभग 3 वर्ष तक अपनी बात स्पष्ट योग्य कहने नहीं रहता, कि अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता 3 वर्ष का बालक। लेकिन आजकल के बालक 2 वर्ष में कहते हैं कि भैया हमको कार्टून देखना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है, बात आगे समझो। द्वितीय भाग, यानी कि जो 3 से 6 वर्ष है, तो द्वितीय भाग जो है वो 3 से होकर भली भांति बालक बोलना सीख लेता है 3 वर्ष के बाद, ठीक है। इसलिए इन्फेंसी की अवस्था
3 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार अपने व्यवहार की दृष्टि से 6 वर्ष तक सहसावस्था को रखा जाता है। ठीक है। उक्त 3 यानी कि जो प्रथम 3 वर्षों के दौरान बालक का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद 3 से 6 वर्ष यानी अगले जो 3 वर्ष में बालक का गति तुलनात्मक रूप से प्रथम तुलनात्मक रूप से कम हो जाती, यानी पूर्व शैशवावस्था में बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है और उत्तर शैशवावस्था में थोड़ा सा भैया मंद पड़ जाता है पहले की अपेक्षा में। ठीक है। चलो, ये हो गया शारीरिक विकास शैशवावस्था में। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलो अब समझते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को डिफाइन करिए। तो देखो मेरे भाई, बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा जाता है। 6 से 12 वर्ष की आयु तो इसको माना जाता है, लेकिन इसे भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। 6 से 9 वर्ष यानी पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद द्वितीय वर्ष 9 से 12 वर्ष यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। देखो ये हो गया इसका और देखो प्रथम जो भाग में विकास की गति तेज होती है, द्वितीय भाग में विकास की गति कुछ मंद पड़ जाती, किंतु शरीर में दृढ़ता आनी शुरू हो जाती है। इस पॉइंट को समझ लो बेसिक से। देखो आपके जो शैशवावस्था में ना जो विकास तो होता है, लेकिन उसके जो है मेरे भाई शारीरिक विकास में लचीलापन रहता है। इस पॉइंट को बुद्धि में बैठाओ अपने। शारीरिक विकास किस में लचीलापन रहता है? शैशवावस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते, उत्तर बाल्यावस्था में आते आते बालक का शारीरिक विकास जो है ना मेरे भाई, उसमें दृढ़ता आनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। उसके बाद किशोरावस्था में शारीरिक विकास। देखो किशोरावस्था का जो अवधि कब से है, तो 12 से 18 वर्ष। और फिर किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास काफी तीव्र गति से होता है। देखो ये कॉमन पॉइंट है यार, एग्जाम में तो ये लिखना ही लिखना आपको है हर में। देखो यहीं अगर बाल्यावस्था होता ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं का विकास काफी तीव्र गति से होता है। एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा आपको। ठीक है। देखो उसके बाद बालक में तीव्रता का विकास 14 से 15 वर्ष और बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष तो होता है। इसे समझ लो बेसिक से। देखो बालक में जो है जो विकास का जो तीव्रता समय है ना, वो 14 से 15 थोड़ा लेट होता है, और लड़कियां में 11 से 13, यानी लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। देखो एक पहले से जो परंपरा चलती आ रही थी ना कि लड़कियों की शादी 19 साल में करो और लड़कों की 21-22 में, तो ये गलत नहीं था। उनको पता था ये बात कि भैया लड़कियों का जो मैच्योरिटी है ना थोड़ा जल्दी हो जाती है। लेकिन जो भी गलत था कि ये कभी कभी 17 साल में ही शादी हो जाती थी, ये हमारे समाज के कुछ दोष हैं। अब तो शायद 21 होने वाला है। इस पे थोड़ा सा आपके जो है कि सुप्रीम कोर्ट सोच भी रहा है क्या, इस पे देखो फैसला देता है। 21 साल मिनिमम लड़कियों की एज होगी तभी शादी उनकी की जाएगी। ठीक है मेरे भाई, जो काफ़ी लड़कियों के लिए भैया खुशी की बात है। कम से कम बेचारी कम से कम पढ़ तो पाएंगे ढंग से यार। चलो ये सब अपने टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट पे। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, इसको पढ़ो शारीरिक विकास के चैप्टर में मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। देखो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आप पॉइंट वाइज ऐसे लिख के थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। वंशानुक्रम, हेरिडिटी। देखो इसमें क्या है, वंशानुक्रम या अनुवांशिकता शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले सर्वप्रमुख कारक हैं ये। ठीक है। अगर ये देखो आपके शारीरिक विकास को 100% प्रभावित करते हैं, कैसे थोड़ा सा इसको समझा के फिर मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा। देखो एक मनोवैज्ञानिक हुए बेंडिक्ट साहब, उन्होंने क्या कहा, अनुवांशिकता माता पिता के जैविक गुणों का संतति जो हस्तांतरण है। ठीक है मेरे भाई, देखो माता पिता जो है उनमें जो भी अनुवांशिकता का गुण है, जो भी उनके अंदर गुण है, लक्षण है, वो बेटे में जरूर दिखेगा। ठीक है, ये अनुवंशिकता का जो फिर इसका जो विकास पे हमारे कैसे प्रभाव पड़ता है, यदि यदि माता पिता इमोशनल है तो बच्चा भी इमोशनल होगा। आपको पता है इमोशनल बच्चे डरते बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। तो उसके बाद ये बच्चे के शारीरिक विकास पे डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, डर भय। तो इस तरीके से ये विकास को प्रभावित कर सकते हैं आपके अनुवंशिकता। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक हुए गाल्टन साहब, फ्रांसिस गाल्टन साहब, उनके क्या कहा कि मानव विकास में पोषण की अपेक्षा अनुवांशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक है। देखो ये पोषण की तुलना अनुवांशिकता से कर दी है भैया आपके शारीरिक विकास को, कि आपका जितना पोषण आवश्यक है ना, उतना ही अनुवांशिकता भी प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर। ठीक है मेरे भाई, तो इस पॉइंट को आप लोग समझ लो। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाता हूँ। देखो यदि आपके माता पिता में ना जो लक्षण जो गुण हैं, ठीक है, वो गुण आप में भी दिखेंगे। यदि आपके जो पिता थोड़ा सा क्रोधित है ना, तो बच्चा भी क्रोधित होगा। ठीक है, उसमें जो गुण पनपेंगे जब उसको ऐसा माहौल मिलेगा, तो यानी कि माता पिता का जो है ना उस शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। यदि देखो पिता आपका बौना है या फिर माँ बौनी है, थोड़ा सा ये रहता है, ये बौना का मतलब यार इसको बुरा मत कहना, पर क्या है कि उसके बच्चे की भी हाइट छोटी होगी। यदि देखो
और सिंपल सा बात तो ये है कि कहते हैं देखा, जब माँ गर्भवती रहती हैं तो क्या होता है कि उनको काजू बादाम दिया जाता है ताकि बच्चा हष्ट पुष्ट हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो, ताकि बच्चा भी हष्ट पुष्ट हो, यानी शारीरिक विकास उसका अच्छा हो। ठीक है, ये सब कारण है, बेसिक तौर पे इसे समझ सकते हो। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वातावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और आनुवंशिकता एक दूसरे के साथ चलती हैं, इसमें थोड़ा सा अलग पढ़ लो। देखो, एक मनोवैज्ञानिक हुए राज साहब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि कोई बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वो है वातावरण। अच्छा, कुछ बच्चे वातावरण में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या पर्यावरण ही है? तो नहीं भाई, ये वातावरण ये है कि हमारे आसपास के चारों लोग, इसे हम समाज भी कह सकते हैं मोटी मोटा तौर पर। तो देखो, कोई बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वह वातावरण है। तो प्रभावित कौन आपको करेगा? आपकी जलवायु करेगी, आपके समाज के लोग करेंगे, उनका शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ता है, इस पॉइंट को समझ लो। उसके बाद देखो, थर्ड पॉइंट है पौष्टिक भोजन। तो इसे बस ऐसे ही समझते चलो। पौष्टिक भोजन में क्या है कि आप इसे साफ-साफ ही अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। अगर आपको आ जाता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो पौष्टिक भोजन में आप क्या लिखोगे? यदि आपको बालक को स्वस्थ भोजन दोगे, तो उसका शारीरिक विकास ढंग से होगा। इसको देखो, पौष्टिक भोजन जो है थकान को दूर करता है मेरे भाई, और उसके बाद ये जो आपके शारीरिक विकास को अच्छे से सुदृढ़ बना सकता है। इस पॉइंट को आप लोग इसमें नोट सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन पॉइंट जो ये है इसको आप लोग थोड़ा-सा समझ लो। नियमित दिनचर्या, यदि बालक नियमित दिनचर्या से भैया रेगुलर रूल फॉलो कर रहा है तो उसका शारीरिक विकास ढंग से होगा। खाने पीने लिखने पढ़ने में यदि समय निश्चित है तो उसका जो है शारीरिक विकास पे उसका प्रभाव पड़ता है अच्छा। ठीक है मेरे भाई, चलो। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है निद्रा व विश्राम। यदि बालक, शैशवावस्था का बालक, ये मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कम से कम 12 वर्ष को सोना ही चाहिए उसको। ठीक है, निद्रा आवश्यक है, और किशोरावस्था में 8 घंटे से 10 घंटे। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा स्टेज आगे जाती है उसके बाद 6 घंटे हो जाते हैं। लेकिन ये सबके अपोजिट है मेरी जो है कि यहाँ पे सिस्टर्स, या फिर कह सकते हो छात्र एंड छात्राएं। तो मेरे भाई उनको क्या है, जो जितनी लड़कियां हैं ना भाई, उनको अगर कह दो कि 24 घंटा में भैया आप 16 घंटा सो, तो बड़ी खुश रहेंगी वो। चलो, उसके बाद क्या है कि देखो, निद्रा व विश्राम शारीरिक विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए निद्रा व विश्राम आवश्यक है, अतः शिशु को अधिक से अधिक सोने देना चाहिए। ये सब अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ये ऐसे बना के यार, इसको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन। यदि बालक को हम लोग खेलकूद, मनोरंजन, व्यायाम के लिए प्रेरित करें तो उसका शारीरिक विकास अच्छा हो सकता है। प्रेम, लव, देखो इसको क्या समझो, बालक के विकास पर माता पिता तथा अध्यापक का व्यवहार का भी प्रभाव असर पड़ता है। माता पिता तो अक्सर लव करते हैं, प्यार करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन जो अध्यापक है ना वो कभी कभी कूट देते हैं। तो अगर अध्यापक बहुत ज़्यादा मरकहा है या बहुत मार रहा है ना, तो बच्चे का शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। कभी कभी बालक, टीचर ऐसा भी पीट पाट देते हैं कि बालक को कहीं चोट भी आ जाती है। तो इन सबसे आपको बचना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, बाल्य जो शारीरिक विकास के शैक्षिक निहितार्थ में भी ये पॉइंट को आप लोग इसमें कर सकते हो, या फिर शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसको सबसे पहले आप लोग कह सकते हो कि टीचर्स जो हुई है बालक को उसी उचित दंड दे, ताकि बालक का कुछ भैया विकार ना है उसके शरीर में। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा। देखो, यदि बालक को आप सिक्योरिटी नहीं दोगे, सुरक्षा नहीं दोगे, उसके अंदर भय उत्पन्न होगी, किसी भी काम को करने से डरेगा। यदि वो डरेगा तो उसका शारीरिक विकास भैया अच्छे से नहीं हो पाएगा। देखो, पारिवारिक परिवेश क्या है, पारिवारिक परिवेश उसी तरीके से जुड़ा हुआ है जैसे आपका जो इसमें है खेल-कूद और व्यायाम। बालक तभी खेल-कूद और व्यायाम कर सकता है जब आपका पारिवारिक परिवेश अच्छा है, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा है। जब ये बताओ कि खेलने के लिए उसके साथ कोई है ही नहीं, तो वो बालक क्या खेलेगा? ठीक है, तो उसके साथ इसके साथ साथ आपका जो है कि खेलकूद, व्यायाम, पारिवारिक परिवेश अच्छा होना चाहिए। अन्य कारक में क्या है कि रोग, चोट, या फिर कि गर्भवती महिला आदि आदि। अच्छा, गर्भवती महिला से क्या कारक है, मान लो कोई जो कि बच्चा गर्भ में है, यदि उसको किसी प्रकार का चोट आ गया, औरत को कोई मार पीट रहा है, तो सारी बच्चे के शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। या फिर बच्चा खेल कूद रहा है, उसको अचानक चोट लग गई, तो अन्य कारक में इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जिसमें जो इसकी हेडिंग है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, ये रहा इस चैप्टर का एंड मेरे भाई। और एक बात और, प्यारे दोस्त, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो द लेट्स लर्न को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट आगे आपके फ्यूचर में कंटेंट मिलता रहे। ठीक है मेरे भाई, तो आप अगर जुड़े हो इस पेशेंस के साथ तो सब्सक्राइब कर लो। एक बात और, यदि इसका पीडीएफ पाना चाहते हो तो द लेट्स लर्न का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन करके आप लोग इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है तो यहाँ पे मैं आपको देता रहता हूँ। चलो, और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर जरूर करो। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आता हूँ, उसके बाद मैं पेपर 2 भी शुरू करने वाला हूँ। चीज़ें समझ में आई तो जुड़ो। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अपना ख्याल रखो मेरे भाई।